हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन नंबर 1 से। आज के इस वीडियो में विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू फैमिली कॉम्पोजिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू फैमिली कॉम्पोजिटी। कॉम्पोजिटी में हम सभी लोग जानते हैं कॉम्पोजिटी में क्या होता है। कौन कौन सा मेडिसिन है कॉम्पोजिटी में? आर्निका, मिलीफोलियम, कैलेंडुला, डेलिस्पर, सीना, एब्रोटेनम, कैमोमिला, टैरेक्सिकम। ये सब मेडिसिन्स कॉम्पोजिटी फैमिली से बिलोंग करता है। तो आर्निका, कैलेंडुला, एब्रोटेनम आर करेक्ट। एथुजा बिलोंग्स टू अम्बेलिफेरी फैमिली। Okay, then 1, 2 and 4 are the correct option. Next, common name of Baptisia and Bryannia respectively. Baptisia and Bryannia. Bryannia wild hop, Baptisia wild indigo. तो wild indigo and wild hop correct answer. Which of the following belong to family Araceae? Which of the following belong to family Araceae? Caladium and Aramtriph दोनों correct answer both. Match the common name with remedy. Common name and remedy को मैच करना बहुत ही इंपॉर्टेंट। कॉमन नेम फैमिली हमारे एग्जाम के लिए होता है। कॉमन नेम एंड फैमिली बहुत ही इंपॉर्टेंट, 100% चांस है क्वेश्चन आने का। तो सिकुटा इज वाटर हेमलॉक, एथुजा इज गार्डन हेमलॉक, कोनियम इज पॉइजन हेमलॉक। ओके, ए का 2, बी का 3, यही तो है, सी का 1। क्वेश्चन नंबर 6, जो द फॉलोइंग नॉट बिलोंग टू फैमिली अम्बेलिफेरी। अम्बेलिफेरी में एथुजा भी है, कोनियम भी है, पेट्रोसेलिनम भी है। ये रैननकुलेसी फैमिली को बिलोंग करता है, रैननकुलेसी फैमिली को। ओके, देन करेक्ट आंसर नॉट बिलोंगिंग है तो पल्साटिला। अगर हड़बड़ा करके हम लोग पढ़ ले इस क्वेश्चन को, नॉट को भूल जाए तो फर्स्ट ऑप्शन को देख करके इसी को लगा दिया जाए, ऐसा होता है एग्जाम में। इसलिए आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और सभी ऑप्शंस को भी पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7, द करेक्ट फॉर्मूला फॉर बेंजोइक एसिड C6H5COOH। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। द फॉलोइंग बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ पोडोफाइलम। पोडोफाइलम वाले फैमिली में पोडोफाइलम भी होता है, कॉलोफाइलम भी होता है, एंड साथ में बर्बेरिस वल्गैरिस भी होता है। तो यहाँ पे बर्बेरिस वल्गैरिस ही है पोडोफाइलम वाले फैमिली में। ओके, और इस फैमिली का नाम क्या है? इस फैमिली का नाम है बर्बेरिडेसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन नेम ऑफ एसरम यूरोपियम। यूरोपियन स्नेक रूट इज द करेक्ट आंसर। एसरम यूरोपियम, यूरोपियम नाम से ये कंफर्म हो रहा है, यूरोपियन स्नेक रूट। मैच द फॉलोइंग फैमिली विथ करेक्ट मेडिसिन। एस यानी फैमिली एंड मेडिसिन को मैच करना है। एस्कुलस बिलोंग्स टू सैपिंडेसी फैमिली, एकोनाइट बिलोंग्स टू रैननकुलेसी फैमिली, ब्रैनिया बिलोंग्स टू कुकुरबिटेसी फैमिली, एंड कैक्टस बिलोंग टू कैक्टेसी फैमिली। देन ए का 3, बी का 2, ए का 3, बी का 2, ये रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, इफ ब्लू कॉस इज कॉलोफाइलम देन ब्लैक कॉस इज। Colophylum is blue cohos, then black cohos is Actia. Actia. Question number 12, Baptisia is given when
आर्सेनिक हैज बीन इम्प्रॉपरली गिवन इन टाइफाइड, यानी अगर आर्सेनिक को इम्प्रॉपरली दिया गया टाइफाइड के ट्रीटमेंट में, उसके कारण कोई बैड इफेक्ट्स आया है, देन बैप्टिसिया इज गिवन। देन आर्सेनिक के बैड इफेक्ट्स को, टाइफाइड के ट्रीटमेंट में अगर बैड इफेक्ट्स हुआ है आर्सेनिक का ड्यू टू इम्प्रॉपरली प्रिस्क्रिप्शन, देन बैप्टिसिया इज इंडिकेटेड। ओके, एंड बैड इफेक्ट्स ऑफ आर्सेनिक को सैम्बुकस में भी लिखा हुआ है, सैम्बुकस भी आप पढ़िएगा, लास्ट में आर्सेनिक के बारे में लिखा गया है। सैम्बुकस इज यूज्ड व्हेन आर्सेनिक इज यूज्ड, व्हेन आर्सेनिक का जो बैड इफेक्ट्स मिलता है उसके लिए सैम्बुकस भी है। क्वेश्चन नंबर 13, आफ्टर बैरेटा कर्व will often eradicate the constitutional tendency to quinsy, this is सोराइनम। बैरेटा कर्व एलन स्कीनोट बैरेटा कर्व के रिलेशन में देखेंगे, वहाँ है लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, सेंसेशन एज इफ हार्ट स्टूड स्टिल, डायरेक्ट एलन स्कीनोट का लाइन है ऑरम मेट का। ओके, जो कीवर्ड है उसको याद रखना है, सडनली गेव वन हार्ड थंप, ये पूरी तरह से ऑरम मेट में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। हेमियोपिया सी ओनली द लेफ्ट हाफ, अगर लोअर हाफ होता तब ऑरम मेट होता। लेफ्ट हाफ के लिए लिथियम कार्ब एंड लाइको लिखा गया है ऑरम मेट के अंदर ही, लिथियम एंड लाइको 2 and 3, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, has cured bad cases of 15 has cured bad cases of general dropsy after Apis apocynum and digitalis, blata, Apis apocynum and digitalis, BAAD, ऐसे सीक्वेंस करके याद करते हैं हम लोग। ब्लाटा इज द करेक्ट आंसर। Serum ferritin is a marker of storage. Serum ferritin is a marker of storage iron. Okay, is a marker of storage iron. सिंपल है, इसमें कुछ याद करने की, समझने की जरूरत नहीं है। यानी आयरन जो स्टोर्ड रहता है वो फेरेटिन के फॉर्म में रहता है। क्वेश्चन नंबर 17, among the following what are the changes seen in iron deficiency anemia? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में ये होता क्यों है? ड्यू टू पुअर इनटेक ऑफ आयरन, ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड। ओके, ये कॉमन इसका कॉज है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का। सीरम आयरन डिक्रीज्ड, ओके सही है, ये आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज, ये गलत है। जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में सीरम आयरन जब डाउन हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो बॉडी ट्रांसफरिन बनाना ज़्यादा स्टार्ट करता है फॉर द कैप्चर ऑफ आयरन। ओके, देन आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। आयरन का लेवल अगर घटेगा ब्लड में, सीरम में, तो कैपेसिटी बढ़ेगा, आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी TIBC बढ़ जाएगा। देन सीरम आयरन डिक्रीज्ड बट आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज्ड। आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी में याद रखना है, IDA में आयरन डाउन एंड TIBC हाई। लेकिन एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, आगे देखेंगे हम लोग, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में ये दोनों डाउन ही होता है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डिफरेंस है, बहुत बार पूछा गया है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में क्या डिफरेंस होता है? तो आयरन डिक्रीज्ड एंड TIBC हाई इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एंड आयरन डिक्रीज्ड एंड TIBC भी डिक्रीज्ड इन एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर Which age group is most commonly affected by acute lymphoblastic leukemia? ALL, most common age children,
मोस्ट कॉमन एज इज चिल्ड्रन। ओके, ये दोनों में AML मिल सकता है। ALL इज सीन इन चिल्ड्रन ऑफन, ALL is commonly seen in children and AML is commonly seen in elderly persons. 21 number. Which vitamin deficiency is most commonly associated with megaloblastic anemia? megaloblastic anemia में क्या होता है? विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड की कमी से डीएनए सिंथेसिस डिफेक्टिव, ओके, इन आरबीसी, मैच्योरिंग आरबीसी, बोन मैरो सेल्स में डीएनए सिंथेसिस डिफेक्टिव हो जाता है, जिसके कारण आरबीसी अब मैच्योर नहीं हो पाएगा, वो इमैच्योर ही रह जाएगा। इमैच्योर आरबीसी बनता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में, जिसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, लार्जर, इसीलिए इसका नाम भी है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। यानी जो आरबीसी को मैच्योर होना था वो इमैच्योर ही रह जाता है ड्यू टू डिफेक्टिव डीएनए सिंथेसिस। और ये डिफेक्टिव डीएनए सिंथेसिस क्यों है? विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड की कमी से। ओके, तो मेन जो कॉज है, बेसिक कॉज, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड इन द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ओके, इन सभी किसी भी पॉइंट से MCQ आ सकता है। ओके, लार्जर देन इट इज कॉल्ड मेगालोब्लास्टिक। ओके, जो ओवल शेप का भी हो सकता है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज ऑफन सीन इन द बोन मैरो ऑफ पेशेंट्स विद साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया? साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है? इसमें आयरन इनकॉर्पोरेशन डिफेक्टिव हो जाता है, इसमें हीम सिंथेसिस डिफेक्टिव है। तो हीम सिंथेसिस अगर डिफेक्टिव है, यानी जो आरबीसी का प्रिकर्सर सेल है वहाँ पे हीम सिंथेसिस नहीं बन पा रहा है, यानी आयरन का यूज नहीं हो पा रहा है। आयरन जब यूज नहीं हो पा रहा है तो आयरन जो माइटोकॉन्ड्रिया में है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है, इसीलिए इसका नाम भी है साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया। न्यूक्लियस के चारों तरफ iron laden mitochondria gets accumulated, then ringed sideroblast is seen in sideroblastic anemia. Question number 23, which of the following lab finding is commonly associated with hemolytic anemia? hemolytic anemia में क्या होता है? आरबीसी का डिस्ट्रक्शन, नाम से ही पता चल रहा है, डिस्ट्रक्शन नाम ही बता रहा है। हीमोलाइटिक लाइसिस, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा तो हीम का डिस्ट्रक्शन होगा। ओके, देन बिलीरुबिन, सीरम बिलीरुबिन हाई, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा तो सीरम बिलीरुबिन हाई जो अनकंजुगेटेड है। ओके, ये अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन है, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन है, या फिर इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, इसको कहते हैं हम लोग इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। और क्या होता है? आरबीसी जब डिस्ट्रॉय हो रहा है तो बॉडी और ज़्यादा आरबीसी बनाने के टेंडेंसी में लग जाता है और रेटिकुलोसाइट हाई हो जाता है, रेटिकुलोसाइट काउंट हाई, यानी इनिशियल आरबीसी का जो फॉर्म वो रेटिकुलोसाइट होता है ये हाई हो जाता है। ओके, देन हीमोग्लोबिन जो है, फ्री हीमोग्लोबिन भी हाई हो गया। आरबीसी अगर डिस्ट्रॉय हुआ है तो फ्री हीमोग्लोबिन भी हाई हो जाएगा, सीरम में हीमोग्लोबिन भी हाई हो जाएगा। एंड फ्री हीमोग्लोबिन इज कैप्चर्ड बाय हेप्टोग्लोबिन। फ्री हीमोग्लोबिन को क्लियर करने के लिए हेप्टोग्लोबिन आता है, इसके साथ बाइंड करता है। ओके, देन
अगर आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहा है तो फ्री हीमोग्लोबिन ब्लड में ज़्यादा हो गया, देन जो हेप्टोग्लोबिन है उसका लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि फ्री हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो चुका है, तो जितना हेप्टोग्लोबिन था वो अब यूज होगा इसको कैप्चर करने में, देन हेप्टोग्लोबिन बिकम्स डिक्रीज्ड। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं लो रेटिकुलोसाइट काउंट, ये तो सही है, सॉरी ये गलत है, ये रेटिकुलोसाइट काउंट हाई होना चाहिए, ये गलत है। हाई बिलीरुबिन लेवल, ये भी सही है, लेकिन कॉन्जुगेटेड है या फिर अनकॉन्जुगेटेड यहाँ नहीं लिखा हुआ है। ओके, लो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, एलडीएच लो, लेकिन एलडीएच देखिए सेल रप्चर होता है तो एलडीएच हाई होता है। ओके, ये सेल के अंदर का एंजाइम है, अब सेल रप्चर होगा, डिस्ट्रॉय होगा तो ये बाहर निकल जाएगा, तो एलडीएच हाई होता है। एलडीएच को भी हाई होना था लेकिन ये लो लिखा है। लो हेप्टोग्लोबिन, लो हेप्टोग्लोबिन ये भी सही है, तो ज़्यादा सही ये होगा, क्योंकि बिलीरुबिन लेवल भी हाई है लेकिन कॉन्जुगेटेड है या फिर अनकॉन्जुगेटेड ये नहीं लिखा है। देन मोर करेक्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन होगा ये। क्वेश्चन नंबर 24, which of the following factors is most likely to precipitate a sickle cell crisis in a patient with sickle cell anemia? हाई ऑल्टीट्यूड एक्सपोजर में क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड पे हम लोग जब जाते हैं, अगर हम लोग नॉर्मल कोई पर्सन भी जाएगा हाई एल्टीट्यूड पे तो ऑक्सीजन का कमी होगा वहाँ पे। देन अगर सिकल सेल पेशेंट कोई जाता है, सिकल सेल एनीमिया वाला पेशेंट, तो उसको भी O2 का कमी दिखेगा, उसको भी O2 का कमी मिलेगा। देन ऑक्सीजन की कमी उसको मिलता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण जो सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट है वो और ज़्यादा आरबीसी बनाना शुरू कर देता है, और ज़्यादा आरबीसी नॉर्मली, और आरबीसी प्रोडक्शन तो हाई होना होगा ही, क्योंकि O2 कम हो रहा है, O2 कम होता है तो आरबीसी प्रोडक्शन हाई हो जाता है, क्योंकि O2 की कमी के कारण आरबीसी O2 को कैप्चर करना चाहता है, तो O2 तो कम है, देन आरबीसी और ज़्यादा हाई हो जाता है O2 की कमी के कारण। ओके, और ये तो पेशेंट तो सिकल सेल एनीमिया का है, सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट है, तो इसमें सिकल सेल और ज़्यादा बनता चला जाएगा और जा कर के स्मॉल आर्टरीज में जाके फंस जाएगा और उसको ऑक्लूड कर देगा। ओके, देन सिकल सेल क्राइसिस इन अ पेशेंट विद सिकल सेल एनीमिया का जो कॉज है वो हाई एल्टीट्यूड एक्सपोजर ही है। लो फैट डाइट सिकल सेल एनीमिया से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। रेगुलर एक्सरसाइज सिकल सेल एनीमिया के लिए यूजफुल होता है। एडिक्वेट हाइड्रेशन ये भी यूजफुल होता है। 25 चेंजेस सीन इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हमने आपको पहले ही बताया, सीरम आयरन डिक्रीज्ड, टीआईबीसी हाई। बॉडी में आयरन की कमी जब होगी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के कारण, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के कारण क्या होता है, उसका कारण क्या है, पुअर आयरन इनटेक, हाई ब्लड लॉस। ओके, जैसे मेंस्ट्रुएशन में या फिर कोई इंजरी में, इस तरह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का ये कॉज है। देन आयरन का डिक्रीज होना एंड टीआईबीसी का हाई होना इज द इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स। सीरम आयरन डिक्रीज्ड, आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज्ड, ये भी इंक्रीज्ड। लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 26 रेडियोलॉजिकल कोलन कट ऑफ साइन इज सीन इन पैंक्रियाटाइटिस। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में क्या होता है, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में पैंक्रियाज का इन्फ्लामेशन होता है, पैंक्रियाज का इन्फ्लामेशन होता है। पैंक्रियाज का इन्फ्लामेशन जहाँ पे हो रहा है वहीं पे लार्ज इंटेस्टाइन का जो स्प्लेनिक फ्लेक्सर है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो ये वाला जो पार्ट है जहाँ से ये जस्ट नीचे टर्न होता है, यहाँ से इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कट ऑफ साइन मिलना शुरू हो जाता है एक्सरे में। ये एक्सरे फाइंडिंग है, ये एक्सरे फाइंडिंग है।
यानी एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के पेशेंट में कोलन कट ऑफ साइन मिलता है। कोलन कट ऑफ साइन क्या होता है? पैंक्रियाज के इन्फ्लामेशन के कारण यहाँ भी इन्फ्लामेशन स्प्रेड हो जाता है और इसके बाद यहाँ जो गैस के कारण ये जो यहाँ गैस फिलिंग दिखेगा एक्सरे में, यहाँ पे गैस फिलिंग नहीं दिखेगा, यहाँ गैस फिलिंग नहीं दिखेगा, ये गैस का कट ऑफ हो जाता है। ओके, ये डिकम्प्रेस्ड दिखेगा, डिकम्प्रेस्ड दिखेगा। और ये सब किस केस के कारण हो रहा है? पैंक्रियाटाइटिस के कारण। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स रिगार्डिंग सिकल सेल एनीमिया? सिकल सेल एनीमिया के लिए क्या फॉल्स है? ऑटोजोमल डोमिनेंट, ये फॉल्स है, ये रिसेसिव होता है, ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है, यही है फॉल्स। ओके, फॉल्स पहले ही बार मिल गया, बाकी सब तो सही है। देखिए, पेनफुल वैसो ऑक्लूसिव क्राइसिस होता ही है। वैसो ऑक्लूसिव क्राइसिस मैंने बताया आपको कि ऑक्सीजन की कमी के कारण जब सिकल सेल हाई होने लगेगा तो स्मॉल आर्टरीज ऑक्लूड हो जाएगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस डेमोन्स्ट्रेट्स द प्रीडोमिनेंस ऑफ HBS, ये भी सही है, HBS ही बनता है सिकल सेल एनीमिया में म्यूटेशन के कारण। स्प्लेनिक इन्फार्क्शन, ये भी एक साइन है सिकल सेल एनीमिया का। मैक्रोओवैलोसाइट्स इज अ फीचर ऑफ मैक्रोओवैलोसाइट्स। मैक्रोओवैलोसाइट्स, मैक्रो मीन्स लार्ज, ओवैलोसाइट्स मीन्स ओवल शेप्ड सेल, ओवल शेप्ड सेल। तो किसमें मिलेगा? लार्ज सेल किसमें मिलेगा? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में। ओके, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में तो, और ये माइक्रोसाइटिक है, इसमें तो छोटा मिलना चाहिए। ये माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, इसमें स्मॉल सेल होता है। पॉलीसाइथीमिया में सेल का शेप साइज में कुछ नहीं, इसलिए बस नंबर में बढ़ जाता है। पॉलीसाइथीमिया में आरबीसी का प्रोडक्शन हाई हो जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में तो थ्रोम्बोसाइट की कमी हो रही है, थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स। ओके, तो करेक्ट आंसर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट, माल एब्जॉर्प्शन रिजल्टिंग फ्रॉम इंटॉलरेंस टू व्हीट ग्लूटीन। ग्लूटीन के कारण, ग्लूटीन के कारण, व्हीट एंड बार्ले के कारण, व्हीट बार्ले राई, व्हीट बार्ले राई में जो ग्लूटीन है उसके कारण कौन सा माल एब्जॉर्प्शन कंडीशन क्रिएट होता है? तो वो होता है सीलियक डिजीज, वो होता है सीलियक डिजीज। शॉर्ट बॉल सिंड्रोम तो सर्जिकल रिसेक्शन के कारण होता है, सर्जिकल रिसेक्शन। ओके, सर्जरी से कट कर दिया जाए अगर इंटेस्टाइन को, तब शॉर्ट बॉल सिंड्रोम क्रिएट होगा। ट्रॉपिकल स्प्रू एंड विपल डिजीज दोनों ये तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ये दोनों होता है। एंड सीलियक डिजीज किसके कारण होता है? ग्लूटीन वाले डाइट के कारण होता है, जो व्हीट बार्ले एंड राई में मिलता है। तो सीलियक डिजीज वाले पेशेंट को व्हीट बार्ले राई अवॉइड करने के लिए एडवाइस किया जाता है। ग्लूटेन फ्री डाइट। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड हेमोलाइटिक एनीमिया कॉज्ड बाय रेड सेल मेम्ब्रेन डिफेक्ट? इसमें स्पेक्ट्रिन एंड कायरिन का रोल है, वो हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस है। मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड हेमोलाइटिक एनीमिया हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस है। Barrett esophagus is characterized by, Barrett esophagus is characterized by distal esophagus में, डिस्टल इसोफेगस में क्या होता है? इसमें डिस्टल इसोफेगस में स्क्वामस इपिथेलियम जो है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। स्क्वामस इपिथेलियम इज रिप्लेस्ड बाय कोलमनर cells. Squamous cells is replaced by columnar cells and goblet cells. Columnar tissue and goblet cells
जैसा कि इंटेस्टाइन में होना चाहिए, इंटेस्टाइन का टिश्यू है, इंटेस्टाइन में ऐसा होता है, तो ये आ गया है ईसोफेगस में। देन आ रहा है कौन, कोलमनर सेल्स, देन कोलमनर मेटाप्लेसिया कहलाएगा, कोलमनर मेटाप्लेसिया, ना कि स्क्वामस मेटाप्लेसिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, जो द फॉलोइंग आयरन टेस्टिंग पैनल रिप्रेजेंट द डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। इंक्रीज आयरन, इंक्रीज टीआईबीसी, टीआईबीसी मैंने आपको पहले बताया कि एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में डाउन होता है। डिक्रीज आयरन, इंक्रीज टीआईबीसी, ये भी नहीं होगा। डिक्रीज आयरन, डिक्रीज टीआईबीसी, ये सही है। डिक्रीज परसेंटेज सैचुरेशन एंड परसेंटेज सैचुरेशन यानी ट्रांसफरिन एंड फेरेटिन का सैचुरेशन डिक्रीज ही होगा, क्योंकि सब कुछ कम है यहाँ पे। इंक्रीज्ड सीरम फेरेटिन, सीरम फेरेटिन इंक्रीज्ड, ये सही है, क्योंकि सीरम फेरेटिन तो होता है लेकिन ये यूज्ड नहीं हो सकता है, यूजेबल फॉर्म में नहीं है सीरम फेरेटिन इन एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। ये मैक्रोफैज इसको कैप्चर करके रखता है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में, ये यूज्ड नहीं किया जा सकता, इसको यूज नहीं किया जा सकता है। ओके, द करेक्ट आंसर ये, या तो नॉर्मल टीआईबीसी लिखा है या तो गलत है ये, 33 में है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन टेस्टिंग पैनल रिप्रेजेंट्स द डायग्नोसिस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में पूछ रहा है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। इंक्रीज्ड आयरन गलत, डिक्रीज्ड आयरन, इंक्रीज टीआईबीसी, डिक्रीज सैचुरेशन एंड डिक्रीज सीरम फेरेटिन, ये सही है। ओके, रिपीट किया गया इसको। क्वेश्चन नंबर 34, सिकल सेल एनीमिया इज एन ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, असर्शन रीजन है कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द HBB जीन, ये सही है स्टेटमेंट। दिस म्यूटेशन लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ एन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, सही, नॉन एज हीमोग्लोबिन सी, गलत, इट इज नॉन एज हीमोग्लोबिन एस। ओके, सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन एस बनता है, ना कि हीमोग्लोबिन सी, ये गलत है। ये स्टेटमेंट सही, ये स्टेटमेंट गलत। बोथ ए एंड आर ट्रू, गलत, बोथ ए एंड आर ट्रू, गलत, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सही आंसर ये है। जो द फॉलोइंग लैब फाइंडिंग इज मोस्ट लाइकली टू बी एसोसिएटेड विथ हिमोलाइटिक एनीमिया, हिमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया है। रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ना चाहिए, जैसे ही आरबीसी अगर डिस्ट्रॉय होगा तो रेटिकुलोसाइट बढ़ेगा, क्योंकि वही है आरबीसी बनाने का सेल। ओके, तो रेटिकुलोसाइट तो बढ़ना चाहिए, तो घटा हुआ है। इंक्रीज्ड हेप्टोग्लोबिन लेवल्स, पहले ही बताया गया कि हेप्टोग्लोबिन घटता है क्योंकि वो फ्री हीमोग्लोबिन को क्लियर करने में लग गया, तो ये भी गलत है। एलिवेटेड बिलिरुबिन लेवल, ये तो सही है। नॉर्मल एलडीएच, ये गलत है, क्योंकि एलडीएच तो बढ़ जाना चाहिए, सेल डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो सही आंसर ये है। क्यों एलडीएच बढ़ रहा है, क्योंकि सेल के अंदर का ये एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 36, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग सिकल सेल एनीमिया, ऑटोजोमल डोमिनेंट कंडीशन, ये गलत हो गया। द प्राइमरी ऑफ म्यूटेशन अफेक्ट द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये सही है, तो ट्रू पूछ रहा है, ये सही है, ये सब कैसे गलत है। सिकल सेल क्राइसिस इज ऑफन, क्या पूछ रहा है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग सिकल सेल एनीमिया, वो गलत है। द प्राइमरी म्यूटेशन अफेक्ट द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, सिकल सेल क्राइसिस इज ऑफन ट्रिगर्ड बाय इंक्रीज्ड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, इंक्रीज नहीं डिक्रीज्ड। ओके, सिकल सेल क्राइसिस ऑक्सीजन के घटने के कारण, ऑक्सीजन की कमी होगी तो और ज़्यादा सेल्स बनने लगेगा, जिसके बाद स्मॉल आर्टरीज में ऑक्लूजन हो जाएगा, वैसो ऑक्लूसिव फीचर्स फिर क्रिएट हो जाएगा। इट रिजल्ट्स इन मैक्रोसाइटिक आरबीसी, गलत, इसमें तो सिकल सेल होता है और वो छोटा होता है, तो सही आंसर ये रहा। 37, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में उसका कॉमन कॉज क्या है, क्रोनिक ब्लड लॉस, सही है। माल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर, ये भी सही है, अगर आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है बॉडी में तब भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्रिएट होगा। डिक्रीज्ड एरिथ्रोपोइसिस, ऐसा नहीं है, गलत है ये। इनसफिशिएंट डाइटरी आयरन इंटेक, ये भी सही है। ए बी डी, ए बी डी। 38, 30-year-old female presents with symptoms of chronic diarrhea, bloating and abdominal pain,
Okay, for the past year. She also reports unintentional weight loss, fatigue, and a recurring rash on her elbows. Her symptoms worsen after consuming foods containing wheat. Okay, शुरू से ही पता चल रहा था, शुरू में ही किया पे माल एब्जॉर्प्शन का कंडीशन है. ओके, क्रोनिक डायरिया है, ब्लोटिंग है, एब्डोमिनल पेन है, तो माल एब्जॉर्प्शन का कंडीशन है. और वहाँ पे क्लियर कर दिया है कि वीट है. यहाँ पे देखिए, इसी तरह से पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ उसमें इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग मिलता है. वीट, तो वीट से मैंने आपको पहले ही बताया है, वीट फ्री डाइट सीलियक डिजीज में एडवाइस किया जाता है. वीट, बार्ले एंड राई. क्रॉन्स डिजीज में क्या होता है? क्रॉन्स डिजीज तो ये तो इन्फ्लामेटरी डिजीज है. अल्सरेटिव कोलाइटिस ये भी इन्फ्लामेटरी डिजीज है. IBS इसका कंडीशन नहीं है. ओके, नेक्स्ट है क्रोन्स डिजीज पे ही क्वेश्चन है ये. विच फीचर इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रोन्स डिजीज टू अदर GI डिसऑर्डर? कंटिन्यूअस इन्फ्लामेशन ऑफ द कोलन. ये आपको मिलेगा अल्सरेटिव कोलाइटिस में, कंटिन्यूअस इन्फ्लामेशन. क्योंकि क्रोन्स डिजीज में तो स्किप लीजन मिलता है. स्किप लीजन यानी कुछ पार्ट्स स्किप कर के लीजन मिलता है. इन्वॉल्वमेंट लिमिटेड टू द रेक्टम, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस का ही फीचर है. ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेशन विथ स्किप लीजन, ये सही है. ये क्रोन्स डिजीज का फीचर है, ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेशन यानी एंटायर थिकनेस इसमें इन्वॉल्व है. जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में सुपरफिशियली ये इन्फ्लामेशन होता है. प्रेजेंस ऑफ स्यूडोपॉलिप्स, ये सब अल्सरेटिव कोलाइटिस का फीचर है. ओके, 38 में आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ ASCA बॉडीज? तो ये रहा क्रोन्स डिजीज, इसमें ANCA इन्वॉल्व होगा, एंटीबॉडीज ANCA, और इसमें ASCA. ओके, और बाकी वो माल एब्जॉर्प्शन है. 41 क्वेश्चन में 39. मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस. अपेंडिसाइटिस में अपर क्वाड्रेंट पेन नहीं होता है, वो तो इलियक रीजन में पेन होता है अपेंडिसाइटिस में. पेरी अम्बिलिकल पेन माइग्रेटिंग टू द राइट लोअर क्वाड्रेंट, सही है. फ्लैंक पेन एंड कॉलिकी एब्डोमिनल पेन रिलीव बाय डेफिकेशन, ये सही. इट इज द मोर करेक्ट आंसर. राइट लोअर क्वाड्रेंट में होता है, राइट इलियक रीजन में ये होता है. तो क्वाड्रेंट देख लीजिए, 9 क्वाड्रेंट कौन कौन सा होता है? अगर ये ह्यूमन बॉडी है तो इसके बॉडी को अगर हम लोग डिवाइड करें 9, इसको इन पूरे सरफेस को अगर हम लोग डिवाइड कर दें 9 क्वाड्रेंट में, तो ये रहा एपिगैस्ट्रियम, ये रहा एपिगैस्ट्रियम, और ये रहा हाइपोगैस्ट्रियम, और ये है अम्बिलिकल रीजन, और ये रहा राइट इलियक रीजन, और ये रहा लेफ्ट इलियक रीजन, और ये रहा राइट लंबर क्वाड्रेंट, और ये रहा लेफ्ट लंबर क्वाड्रेंट, और ये रहा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, और ये रहा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम. ओके, हाइपोकॉन्ड्रियम, लंबर क्वाड्रेंट एंड इलियक. हाइपोकॉन्ड्रियम, लंबर, इलियक. उसी तरह से यहाँ भी है हाइपोकॉन्ड्रियम, लंबर, इलियक, और बीच में ये अम्बलाइकस है. ओके, एकदम स्टमक के सामने, गैस्ट्रियम के सामने. तो गैस्ट्रियम के ऊपर एपिगैस्ट्रियम, नीचे हाइपोगैस्ट्रियम, इस तरह से याद करते हैं.
42. Which of the following is the most common cause of acute pancreatitis? Most common cause is the gallstone. Gallstone is the most common cause of acute pancreatitis, and alcohol composition is the second most common cause. Second most common cause. Second most common cause. ओके इन सभी से होता है। पैंक्रियाटाइटिस का कॉज ये भी है और ये भी और ये भी है, लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज इज गॉल स्टोन। 43. व्हाट इज अ पॉजिटिव मर्फी साइन इंडिकेट्स? मर्फी साइन क्या होता है? मर्फी साइन मिलता है कोलेसिस्टाइटिस में। जब पेशेंट को इंस्पायर करने के लिए कहा जाता है, इनहेल करने के लिए कहा जाता है बाय प्रेसिंग द अपर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, देन अगर उसको कोलेसिस्टाइटिस है तो वो सडन इंस्पायरेशन को कैच कर लेता है, होल्ड कर लेता है सडन ड्यू टू द पेन। ओके तो ये कोलेसिस्टाइटिस में मिलता है मर्फी साइन। ओके याद रखिएगा, मर्फी ट्रायड अपेंडिसाइटिस का फीचर है एंड मर्फी साइन कोलेसिस्टाइटिस का फीचर है। क्वेश्चन नंबर 42. मर्फी ट्रायड इंक्लूड्स विच आर द फॉलोइंग कंपोनेंट्स फॉर डायग्नोसिस ऑफ अपेंडिसाइटिस? अपेंडिसाइटिस के लिए मर्फी ट्रायड में क्या क्या होता है? पेन, फीवर, वोमिटिंग। पेन, फीवर, वोमिटिंग। पेन, फीवर, वोमिटिंग। मर्फी ट्रायड क्या है? पेन, फीवर, वोमिटिंग फॉर अपेंडिसाइटिस। ट्रू फॉर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD। क्या ट्रू है? जैसे लार्ज एयरवेज सही है। COPD में लार्ज एयरवेज ही अफेक्टेड होता है। कफ एंड स्पूटम ये सही ऑप्शन, सही स्टेटमेंट है। म्यूकस ग्लैंड्स एनलार्जमेंट एंड गॉबलेट सेल हाइपरप्लेसिया कॉजेस एयर फ्लो लिमिटेशन, वेरी गुड, ये भी सही है। COPD में जैसे ब्रोंकाइटिस में एंड एम्फाइसेमा में यही होता है, लार्ज एयरवेज अफेक्टेड होता है एंड हाइपरप्लेसिया ऑफ गॉबलेट सेल्स, जिसके कारण हाई प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, हाई प्रोडक्शन ऑफ कफ, जो और ज़्यादा एयर फ्लो को लिमिट करता है। मेजर साइट ऑफ इंक्रीज रेसिस्टेंस इज इन एयरवेज लेस देन 2 mm डायमीटर, ये गलत है। सेंट्रियस इनर एम्फाइसेमा इज फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड विथ सिगरेट स्मोकिंग, ये भी सही है। ये तीनों सही है। ABD ABD ABD। ओके विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रोंकियल आजमा करेक्ट? ब्रोंकियल आजमा के बारे में पूछा जा रहा है। पीक इंसिडेंस ऑफ आजमा इज इन चाइल्डहुड, ये सही है। चाइल्डहुड में आजमा का इंसिडेंस हाई होता है। लोअर लेवल ऑफ इन्फेक्शन इन अर्ली चाइल्डहुड इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ आजमा। लोअर लेवल्स ऑफ इन्फेक्शन इन अर्ली चाइल्डहुड इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ आजमा, सही है ये भी। एलर्जिक रिएक्शन टू फूड लीड्स टू इंक्रीज आजमा सिम्टम, गलत। फूड एलर्जी से आजमा कभी एग्रावेट नहीं होता है। फूड एलर्जी से अर्टिकेरिया हो सकता है, कोई स्किन कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, आजमा नहीं होता। एक्सरसाइज इज कॉमन ट्रिगर फॉर आजमा इन चिल्ड्रन, ये भी सही है। मोस्ट कॉमन एलर्जन टू ट्रिगर आजमा फॉर पॉलन, ये गलत है। पॉलन कोई मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आजमा नहीं है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्रिगर ऑफ आजमा नहीं है। पॉलन तो सेकेंडरी कह सकते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज तो डस्ट होता है, स्मोक होता है, फ्यूम होता है। तो ABD यहाँ भी है। A सही, B सही, D सही, E भी गलत है। ABD। मिडिल एजड फीमेल प्रेजेंटेड विथ persistent productive cough with production of thick tenacious sputum. Okay. Examination revealed wheezing on lungs, auscultation and clubbing of finger. Okay. ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज लगा। हर चेस्ट एक्सरे शोज ट्राम ट्रैक साइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग बता दिया गया ब्रोंकिक्टाइसिस के लिए। ट्राम ट्रैक साइन, जब ब्रोंकाई डायलेट हो जाता है तो उसका जो पैरेलल लाइंस है वो ट्राम ट्रैक की तरह दिखता है रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में। विच जेनेटिक कंडीशन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ पैन एसिडर एम्फाइसेमा?
पैन एसिनर के लिए तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी है, एंड सेंट्री एसिनर एम्फाइसेमा के लिए सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट। क्वेश्चन नंबर 47, स्टेरॉइड बॉडी इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सार्कोइडोसिस। स्टेरॉइड बॉडी, सुमन बॉडी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सार्कोइडोसिस। एंड रेसिडुअल बॉडी, याद रखिए सार्कोइडोसिस का SAR जो है, SAR सोमेन बॉडी, स्टेरॉइड बॉडी एंड रेसिडुअल बॉडी। सार्कोइडोसिस ऐसे याद रखते हैं हम लोग। 48 नंबर क्वेश्चन, डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज कंपेयर टू रिस्ट्रिक्टिव लंग्स डिजीज। रिड्यूस्ड लंग कैपेसिटी ये रिस्ट्रिक्टिव का है, ऑब्स्ट्रक्टिव का नहीं। डिक्रीज फोर्स एक्सपायरेशन वॉल्यूम इन 1 सेकंड, सही यही है। लंग कॉम्प्लायंस इंक्रीज, ये गलत। इंक्रीज FVC, ये गलत, ठीक है। FeV1/FVC रेशियो डिक्रीज हो जाता है, करेक्ट आंसर ये है ऑब्स्ट्रक्टिव के लिए, बाकी सब रिस्ट्रिक्टिव के लिए सही था। व्हाट लेवल डज द ट्रैकिया बाइफर्केट? लोअर लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ T4, सही आंसर ऑप्शन बी। 50 में क्रियोला बॉडी या सीन इन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल आजमा में क्रियोला बॉडी होता है। ब्रोंकियल आजमा में क्रियोला बॉडी, क्रशमैन स्पाइरल, लेनेक पर्ल्स एंड एक और सी से होता है, एक और सी से चार्कोट लेडर क्रिस्टल, सी याद रखेंगे आजमा के लिए। बाकी सब ब्रोंकाइटिस में ब्लू ब्लॉटर, एम्फाइसेमा में पिंक पफर, ब्रोंकिक्टाइटिस में याद रखिए ट्रम्प ट्रैक साइन। ब्रोंकिक्टाइटिस इज अ कंडीशन ऑफ परमानेंट एबनॉर्मल डायलेटेशन ऑफ लार्ज ब्रोंकाई, तभी तो मिलेगा ट्रम्प ट्रैक साइन। क्वेश्चन नंबर 52 में मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे ऑप्शन था, इसको ये मिसिंग है, इससे भी काम चल जाएगा। तो साइटिक नर्व इंजरी कॉजेस वीकनेस इन नी एक्सटेंशन, ओके। फीमोरल नर्व थाई का एक मेजर नर्व सप्लाई प्रोवाइड कराता है थाई के लिए, तो ये लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर द मीडियल थाई। टिबियल नर्व इंजरी प्लांटर रीजन्स में सेंसेशन देता है, तो लॉस ऑफ प्लांटर फ्लेक्शन। एंड कॉमन पेरोनियल नर्व इंजरी कॉजेस फुट ड्रॉप। एंड ऑब्टुरेटर नर्व हमारे मीडियल साइड के मसल्स को सप्लाई देता है, तो ऑब्टुरेटर नर्व इंजरी कॉजेस लॉस ऑफ हिप एडक्शन, यानी एडक्टर ग्रुप ऑफ मसल्स को ये सप्लाई देता है। 53, which nerve is primarily responsible for dorsiflexion of the foot? Dorsiflexion of the foot, it is caused by common peroneal nerve, ओके। डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट, यानी फुट अगर इस तरह से है, यानी फुट अगर इस तरह से फुट है, तो डॉर्सिफ्लेक्शन यानी ये ऊपर की ओर फ्लेक्शन कर पाता अगर कॉमन पेरोनियल नर्व इंजरी नहीं होता तो, यानी ये नर्व का एक्शन ये है डॉर्सिफ्लेक्शन, ओके। डॉर्सिफ्लेक्शन ये फुट को ऊपर की ओर उठा पाता है, इसके कारण। अगर ये नर्व इंजर्ड हो जाए तो यही ऊपर नहीं उठा पाएगा
ओके, और यही कहलाता है फुट ड्रॉप, जो अभी आपने देखा पिछले क्वेश्चन में। फुट ड्रॉप इज कॉज्ड बाय कॉमन पेरोनियल नर्व, ओके, इंजुरी, एंड कॉमन पेरोनियल नर्व का फंक्शन है डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट, ओके। इसी को फुट ड्रॉप कहते हैं। अगर ये ऊपर नहीं उठा पाएगा, फ्लेक्स नहीं कर पाएगा, तो ये नीचे ही रह जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, तो फुट ड्रॉप इसी लिखा गया इसको। Sciatic nerve divides into which two main branches in the lower limb, common peroneal nerve and tibial nerve, यही दो पार्ट में डिवाइड होता है। 55 नंबर क्वेश्चन में टेलर मसल कौन सा होता है? sartorius मसल इज अ टेलर मसल। sartorius मसल provides help in crossing the लिम्स, यानी लिम्स को क्रॉस करने में ये हेल्प करता है sartorius मसल। एंड टेलर्स जो होते हैं वो क्रॉस लिम करके ही अपना काम करते हैं, इसीलिए इसको टेलर मसल भी कहा गया। 56 नंबर में देखिए, नर्व सप्लाई ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस मसल दिस इज सप्लाइड बाई inferior gluteal nerve. Gluteus maximus is supplied by inferior gluteal nerve, okay. Gluteus maximus is supplied by inferior gluteal nerve. Gluteus minimus is supplied by superior gluteal nerve and also minimus, ठीक है, मीडिमस एंड मिनिमस दोनों सुपीरियर ग्लूटियल नर्व से सप्लाई होता है, जबकि मैक्सिमस सप्लाइड बाई इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व, ओके। ऑब्टूरेटर नर्व सप्लाई करता है एडक्टर ग्रुप ऑफ मसल्स को, एडक्टर मसल्स को सप्लाई करता है। एंड फीमोरल नर्व सप्लाई करता है मेजर मसल्स ऑफ थाई, थाई रीजन का एक मेजर नर्व है ये फीमोरल नर्व। 57 ट्रेंडलेनबर्ग साइन इज पॉजिटिव विथ वीकनेस एंड पैरालिसिस ऑफ मीडियस एंड मिनिमस, ओके। ट्रेंडलेनबर्ग साइन क्या होता है? अगर किसी उस पेशेंट को अगर कहा जाए, पेशेंट को किसी को भी कहा जाए कि एक पैर पे अगर एक फुट पे अगर किसी को खड़ा कर दिया जाए, तो अगर उसका ये पेल्विस ड्रॉप हो जाए, अगर पेल्विस मेंटेन रहा नॉर्मल पोजीशन पे, या पेल्विस नॉर्मल पोजीशन पे मेंटेन रहा, तब इसमें ट्रेंडलेनबर्ग साइन पॉजिटिव नहीं होगा। लेकिन अगर वो पेशेंट होगा और एक पैर पे खड़ा कर दिया जाए, तो इसका जो पेल्विस है इस तरह से ड्रॉप हो जाएगा, यानी पेल्विस ड्रॉप ड्यू टू इंजर्ड ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस। पैरालिसिस ऑफ ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस provides Trendelenburg sign positive, okay. Pelvis drop due to paralysis of gluteus medius and gluteus minimus, okay, यही Trendelenburg sign कहलाता है। 58 foot drop is most commonly associated with injury to which nerve? Common peroneal nerve, बताया गया आपको 2-3 बार यहाँ पे आ गया ये common peroneal nerve। 59 नंबर में femoral triangle is bounded by which of the following muscles? femoral triangle इस तरह से याद रखिए, इस तरह से femoral triangle lateral साइड में जो होता है ये lateral साइड में है, lateral साइड में होगा ये sartorius, और medial साइड में होगा एडक्टर लॉन्गस, और सुपीरियर साइड में होता है इंग्यूनल लिगामेंट। ये है फीमोरल ट्रायंगल, याद रखना है
बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फीमोरल ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, विच मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनलॉकिंग द नी जॉइंट ड्यूरिंग द इनिशिएशन ऑफ फ्लेक्शन। ओके, अनलॉकिंग मसल होता है पॉप्लिटियस एंड लॉकिंग मसल है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। अगर हम लोग नी को एक्सटेंड करके स्टैंड हो जाए, खड़ा हो जाए, तो हमारा जो फीमर है वो थोड़ा मीडियली शिफ्ट हो जाता है और पूरा जो लोअर एक्सट्रीमिटी है वो लॉक हो जाता है, नी लॉक हो जाता है ना। तो लॉकिंग में जो हेल्प कर रहा है वो है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। एंड अनलॉकिंग, फिर से अनलॉकिंग जैसे ही हम लोग इसको फ्लेक्स करते हैं तो अनलॉक होता है, वो पॉप्लिटियस मसल इसको हेल्प करता है। तो लॉकिंग मसल क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, अनलॉकिंग मसल पॉप्लिटियस। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 60। थैंक यू।